आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी। उस केस स्टडी में क्या है कि जो एप्लीकेंट थे मिस्टर सिंह, उन्होंने यूसीडब्ल्यू में अप्लाई किया था एमबीए के लिए आफ्टर डूइंग हिज बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उन्होंने पहली बार अपनी जो फाइल थी वो किसी एजेंट के थ्रू सबमिट की थी पंजाब में, लेकिन उनका रिफ्यूज़ल आ गया था अनफॉर्चुनेटली। फिर वो हमारे पास आए 2 महीने पहले, उन्होंने हमें कहा कि वो अपनी फाइल दोबारा सबमिट करना चाहते हैं, अपनी एप्लीकेशन कैनेडियन स्टडी परमिट के लिए। तो उन्होंने हमारे साथ संपर्क किया, फिर हमने उनकी फाइल के ऊपर काम करना शुरू किया और उसके बाद उनको आफ्टर 47 डेज अप्रूवल आ गया। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हम आपको बताएं, अगर आपका सिमिलर केस है, आपने बीटेक की हुई है, उसके बाद आप एमबीए में जाना चाहते हैं या स्पेसिफिकली यूसीडब्ल्यू या सीबीयू कहीं भी जाना चाहते हैं, तो अगर आपको रिफ्यूजल आता है तो वो किन रीजंस की वजह से आया होगा और आप उनको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं और उसके बाद अपने रिफ्यूजल को अप्रूवल में कैसे टर्न कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आई वुड आस्क यू टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब। मेरा नाम है मनप्रीत, मैं एक लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, रजिस्टर्ड विद सीआईसीसी, आल्सो नोन एज आईसीसीआरसी, बेस्ड आउट ऑफ कनाडा। जैसे हमने बात की, ये एप्लीकेंट थे, इन्होंने बीटेक की हुई थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इन्होंने अप्लाई किया, रिफ्यूजल आया, ये हमारे पास आए। हमने इनकी एसओपी को रिव्यू किया, इनकी एप्लीकेशन को रिव्यू किया, उसमें कमियां देखी। एक तो एसओपी में थी, दूसरी इनकी फाइनेंशियल एबिलिटीज को और फैमिली टाइज को हाईलाइट नहीं किया गया था। जो इनका वर्क एक्स था वो सेल्स में था, लेकिन जैसे इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन की थी और इनके वर्क एक्स को पुरानी एसओपी में हाईलाइट नहीं किया गया था, उनको 1-2 लाइनों में कवर कर दिया गया। नीड नहीं इस्टेब्लिश की थी कि उन्होंने एमबीए में क्यों जाना है आफ्टर डूइंग बीटेक। दे कुड हैव गॉन फॉर टेक्निकल स्टडीज और स्पेशलाइजेशन इन दैट, व्हाई दे वांट टू डू एमबीए नाउ। तो इनकी एप्लीकेशन में एक और दिक्कत थी, इन्होंने जो अपने फ्यूचर आउटकम्स थे पहले नीड नहीं इस्टेब्लिश की थी, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी 2-4 पैराग्राफ्स में की थी, उसके बाद इन्होंने ये नहीं इस्टेब्लिश किया था कि फ्यूचर आउटकम्स क्या होंगे, क्या फ़ायदा होगा इनको अपनी ये स्टडी जो ये एमबीए है वो कनाडा से करने से। तो हमने उसको इस्टेब्लिश किया। पहले इन्होंने क्या किया था कि जो 1-2 वेबसाइट्स की, मॉन्स्टर हो गई, इंडीड हो गई, उनके जस्ट वेबसाइट का नाम दे दिया और वीज़ा ऑफिसर को बोला कि आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, अगर मैं एमबीए करके आऊँ तो मेरे जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, मेरी सैलरी जो है वो बहुत ज़्यादा जाएगी। वीज़ा ऑफिसर इज़ नॉट गोइंग टू डू रिसर्च। अगर आपने लिंक्स डालने हैं तो एग्जैक्ट लिंक्स डालिए क्लास डोर के या किसी और वेबसाइट के, जिसमें दिखे कि सो एंड सो स्टडी करने के बाद, इतने सालों का वर्क एक्स होने के बाद आपको इतनी सैलरी पे एवरेज आपको सैलरी पैकेज मिलेगा इन पर्टिकुलर सिटी। Another issue with this application was when we ordered their notes and we highlighted in our own submission letter plus in their SOP as well from the student. उसमें क्या था कि जो वीज़ा ऑफिसर थे उन्होंने भी कुछ गलतियाँ की थी। उन्होंने कहा था कि अपने असेसमेंट में कि इन्होंने सिमिलर स्टडी पहले की हुई है, लेकिन इन्होंने तो बीटेक की हुई थी, इन्होंने एमबीए नहीं की थी। वो गलती थी, उसको हमने हाईलाइट किया। दूसरी गलती क्या थी, उन्होंने लिखा था कि ये 1 ईयर कोर्स कर रहे हैं, नहीं, ये 1 ईयर नहीं कर रहे थे, ये 2 ईयर कर रहे थे। तो इन चीज़ों को भी हमने हाईलाइट किया और फिर इनकी जो सबमिशन था हमने किया। इसलिए हम कहते हैं कि नोट्स मंगवाने ज़रूरी हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में भी वीज़ा ऑफिसर की भी कुछ गलतियाँ थी, लेकिन दे आर द डिसीजन मेकर्स, दे कैन डिसाइड। इवन इफ वी वुड गो बैक, दे वुड बी लाइक वी कैन करेक्ट द नोट्स बट स्टिल रिफ्यूज। बट देर इज़ अ वे टू डू इट, देर इज़ अ वे टू हाईलाइट थिंग्स कि ये गलती थी लेकिन और ये नहीं होना चाहिए था। प्लस हमने रीजनिंग बाकी चीज़ों की भी दी, उन्होंने क्यों स्टडी करनी है, अभी क्यों करनी है, अभी क्या नीड आ रही है। तो इन सब पॉइंट्स को हमने हाईलाइट किया था। एंड दिस अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि वो जो भी आपके एजेंट होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, वो हाईलाइट नहीं करते कि आप अपना टेक्निकल बैकग्राउंड छोड़ के सप्लाई चेन में क्यों जाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ये जो कि फेवरेट कोर्सेज हैं उनके सबके। तो उसकी नीड इस्टेब्लिश नहीं करते। फिर उसके बाद इस केस में या ओवरऑल सारे केसेस में कमियां क्या होती हैं, या इस केस में या बाकी के समय भी क्या कमियां थी कि हाईलाइट नहीं किया जाता वर्क एक्स को, नीड को। फिर आपने कनाडा में क्यों पढ़ाई करनी है, आपने ये पहले तो ये इस्टेब्लिश कीजिए कि आपने यही पढ़ाई क्यों करनी है। कोरिलेट कीजिए वर्क एक्स के साथ। वर्क एक्स नहीं है तो कुछ रीजनिंग लेके आइए, अपनी पुरानी स्टडीज़ के साथ कोरिलेट कीजिए। वो दोनों करने के बाद आप इस्टेब्लिश कीजिए कि आपने आउट ऑफ इंडिया पढ़ाई क्यों करनी है। अगर आउट ऑफ इंडिया करनी है तो कनाडा में ही क्यों करनी है, बाकी डेवलप्ड नेशंस को छोड़ के। तो जब आप इन चीज़ों को इस्टेब्लिश करेंगे, अपनी एसओपी में हाईलाइट करेंगे, अपने स्टडी प्लान में पैरा बाय पैरा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है। जो वीज़ा ऑफिसर है वो कॉपी पेस्ट नहीं देखना चाहते, जो एजेंट्स नाम रिप्लेस करके ही शी भी वही रहता है। जैसे हमने बाकी वीडियोस दिखाई थी, एक्चुअल एग्जांपल दिखाई थी कि क्या करते हैं एजेंट्स। अपनी एसओपी बनाइए, खुद बनाइए, एजेंट की हेल्प लीजिए, कंसल्टेंट की, लॉयर की हेल्प लीजिए, लेकिन एवरी स्टोरी इज़ डिफरेंट, एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट। तो अपनी स्टोरी को पढ़िए, अगर कोई बना के दे रहा है उसको देखिए, उसको मैच कीजिए।
इसमें भी हमने ये किया था, उनके वर्क एक्स को हाईलाइट किया, उनकी फैमिली टाइज हाईलाइट की, व्हाई वुड दे कम बैक, व्हाट इज द नीड एंड हाउ विल दे रिकवर द कॉस्ट एज वेल। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमने इनके GCMS नोट्स मंगवाए थे, ऑल्सो नोन एज केप्स नोट्स। हम जानते हैं, हमने यूट्यूब पे भी कई वीडियोस देखी हैं, जो सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स हैं, एजेंट्स हैं, वो कहते हैं कि आपको नोट्स मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। नोट्स मंगवाइए, सबके नोट्स डिफरेंट होते हैं। हमने हज़ारों नोट्स रिव्यू कर लिए हैं पिछले 4 सालों में। ज़रूरी नहीं है कि सेम नोट्स हों, किसी के रिफ्यूज़ल का रीज़न कोई होता है, किसी का कोई होता है। एजेंट्स पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, आप उनका आपके ऊपर कोई फोकस नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ देम work with licensed professionals. I cannot vouch for everyone, but majority of the licensed professionals are really good. They go by step with a set process. पहले अपने नोट्स ऑर्डर कीजिए, कहीं से भी कीजिए, आपने हमारी वेबसाइट से करना है, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। हमें 4 साल हो गए हैं, हज़ारों नोट्स आए हैं, प्रोसेस हुए हैं। हम अप्लाई करते हैं CBSE के साथ, क्योंकि IRCC में थोड़ा डिले चल रहा है, तो हम दोनों, हमारी वेबसाइट पे ऑप्शन है, दोनों के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी एक के साथ भी। वो अप्लाई कीजिए, नोट्स की वेट कीजिए। डेफरल लेना पड़ रहा है तो ले लीजिए, उसमें हिचकिचाए ना, क्योंकि दोबारा लगाएंगे बिना नोट्स के, इमिनेंट है रिफ्यूज़ल आना। बहुत स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, उनके रिफ्यूज़ल आए हुए होते हैं, वेट नहीं करना चाहते, जल्दी कर रहे हैं, लेकिन फिर आ जाता है रिफ्यूज़ल। फिर जब वो हमारे पास आते हैं तब उनके पास 2 या 3 रिफ्यूज़ल आ चुके होते हैं। जब आपने 3 रिफ्यूज़ल ले लिए हैं बिना नोट्स के, बिना कुछ किए, तो उसको जस्टिफाई करना, उसकी अप्रूवल में लेने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए वेट कीजिए एंड अपनी चांस इंप्रूव कीजिए, अपने नोट्स को देखिए। तो इनके हमने नोट्स देखे थे, उसके बाद हमने इनकी SOP पे काम करना शुरू किया, और जैसे हमने डिस्कस किया इसी वीडियो में पहले, कि हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर किया और इनको अप्रूवल जो था वो 47 डेज में आ गया था। तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सिमिलर प्रोफाइल है, पहले रिफ्यूज़ल आया था या अभी आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की हुई है IRCC को, आपको लग रहा है कि आपका रिफ्यूज़ल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेट कीजिए डिसीजन की, जो भी डिसीजन आता है उसके बाद नोट्स अप्लाई कीजिए, फिर उन पे ध्यान दीजिए, किसी अच्छे कंसल्टेंट या एजेंट की मदद लीजिए। आपने हमारे साथ बात करनी है, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट विद माई सेल्फ और आवर टीम मेंबर्स। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।